brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। I lost my son. He was viciously cyberbullied over an anonymous app. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. ये सीन 31 जनवरी 2024 को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट की विशेष सुनवाई में दिखा, जहां पर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने ऐसे लोगों से माफी मांगी जिनके बच्चे ऑनलाइन बुलिंग और हरासमेंट के शिकार हुए। दरअसल अमेरिकी सांसदों ने कहा था कि दिग्गज टेक कंपनियां बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं। इसके चलते ये प्लेटफॉर्म्स मानसिक और यौन शोषण का अड्डा बन चुके हैं। इसलिए सेनेट जुडिशरी कमेटी ने कंपनियों के मालिकों को बुलावा भेजा ताकि वे आएं और इन चिंताओं पर जवाब दें। इस सुनवाई में पीड़ित बच्चों के घर वालों को भी बुलाया गया था। तो आज के शो में हम जानेंगे 31 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ, टेक कंपनियों पर किस तरह के आरोप लगे हैं और इस सुनवाई का आम लोगों पर क्या असर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिकी सेनेट में हुई सुनवाई की। पहले ये जान लेते हैं कि किन किन कंपनियों को यहां बुलाया गया था। नंबर 1, मेटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। तब मार्क जकरबर्ग, एडवर्डो सवरिन, एंड्रू मैकुलम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूट्स ने मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया। 2012 में फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बन चुका था। उसी बरस फेसबुक ने इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को खरीद लिया $100 करोड़ की कीमत में। अभी के हिसाब से ये 8300 करोड़ रुपए हैं। 2014 में फेसबुक ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को $19 बिलियन देकर खरीदा, आज के हिसाब से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आया। पता चला कि कंपनी यूजर्स की मर्जी के बिना उनका डेटा इस्तेमाल कर रही थी राजनीतिक फायदे के लिए। इससे फेसबुक की साख को बड़ा धक्का लगा। डेटा प्राइवेसी पर बहस तेज हो गई। बाद के दिनों में फेसबुक पर फेक न्यूज़ फैलाने और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप भी लगे। 2021 में फेसबुक ने अपनी रीब्रांडिंग की। मेटा को पेरेंट कंपनी बना दिया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम उसके अंदर आ गई। मौजूदा समय में मेटा के लगभग 300 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। भारत उनके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। मेटा के मौजूदा सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। कंपनी नंबर 2, एक्स। पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था। शुरुआत हुई थी मार्च 2006 में। जैक डोर्सी, नोआ ग्लास बिस्टोन और इवान विलियम्स इसके संस्थापक थे। अक्टूबर 2022 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए में। अप्रैल 2023 में कंपनी का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया। फिलहाल एक्स के लगभग 55 करोड़ यूजर्स हैं। अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा यूजर्स अमेरिका में हैं। भारत तीसरे नंबर पर आता है। एक्स की मौजूदा सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। कंपनी नंबर 3, टिकटॉक। टिकटॉक बाइटडांस की एक इकाई है। बाइटडांस की शुरुआत हुई थी 2012 में। यिमिन और रूबो लियांग ने बाइटडांस की नींव रखी। उनका पहला प्रोडक्ट अगस्त 2012 में लॉन्च हुआ तुआशियो के नाम से। इसका मतलब होता है हेडलाइंस। ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म था। जल्द ही इन्हें समझ में आया कि नेक्स्ट बिग थिंग वीडियो है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सितंबर 2016 में डॉइन बनाया। इसको सिर्फ चीन में लॉन्च किया गया। इस पर यूजर्स अपनी छोटी वीडियो क्लिप बनाकर शेयर किया करते थे। 1 साल के अंदर इस पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे। इसकी लोकप्रियता देखकर बाइटडांस के बोर्ड मेंबर्स ने इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाया, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। दरअसल उससे मिलता जुलता वीडियो शेयरिंग ऐप पहले से चल रहा था, म्यूजिकली। ये भी एक चीनी ऐप था, 2014 में आया था। म्यूजिकली के साथ टकराव की आशंका के बावजूद बाइटडांस ने डॉइन को ग्लोबल मार्केट में उतारा नए नाम के साथ। नया नाम था टिकटॉक। ये बहुत तेजी से फैला, लेकिन उन्हें म्यूजिकली से अच्छी टक्कर मिलती रही। फिर नवंबर 2017 में बाइटडांस ने म्यूजिकली को खरीद लिया। लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बाद में म्यूजिकली को टिकटॉक में मिला दिया गया। टिकटॉक के यूजर्स पूरी दुनिया में थे, सबसे ज्यादा भारत में, मगर इसके ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को डेटा शेयर करने के आरोप भी लग रहे थे। 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया। अमेरिका समेत कई और देशों में भी टिकटॉक को बंद करने की मांग चल रही है। पूरी दुनिया में टिकटॉक के 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इसके सीईओ शाओजी च्यू हैं। कंपनी नंबर 4, स्नैप। ये फोटो शेयरिंग ऐप स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी है। शुरुआत हुई थी सितंबर 2011 में। 2016 में रीब्रांडिंग हुई तो नाम बदलकर स्नैप इंक कर दिया गया। स्नैप के सीईओ हैं इवान स्पीगल।
5वीं कंपनी है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप की तरह। इसके 1/4 यूजर्स अमेरिका में हैं। डिस्कॉर्ड के सीईओ जेसन सिट्रॉन हैं। इन कंपनियों को क्यों बुलाया गया था, बात इस पर भी कर लेते हैं। सेनेट कमेटी का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए अनसेफ हो चुके हैं। इनका इस्तेमाल यौन शोषण और मानव तस्करी के लिए हो रहा है और इसको ठीक करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कई मौकों पर इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि मुनाफे को बचाने के लिए बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। कई पीड़ित परिवारों ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे किए हैं। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट जैसे कई बिल्स लाने की तैयारी चल रही है। इस पर भी कंपनियों की राय मांगी जा रही है। इन सब के अलावा टेक कंपनियों से ये भी पूछा जाना था कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। टेक कंपनियों का दावा क्या है? कईयों ने दावा किया कि पेरेंटल कंट्रोल और वार्निंग जैसे फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। सुनवाई से पहले मेटा ने नया ऐलान किया, बताया कि इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर नाबालिग यूजर्स को कोई अजनबी व्यक्ति मैसेज नहीं भेज पाएगा। कंटेंट मॉडरेशन के लिए स्टाफ मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई है। सुनवाई में क्या हुआ? खूब हंगामा हुआ। सांसदों ने टेक कंपनियों को जमकर लताड़ा। सबसे ज्यादा नाराजगी मेटा और टिकटॉक के सीईओ को झेलनी पड़ी। एक सांसद ने जकरबर्ग को यहां तक कह दिया कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। सुनिए। Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. सांसदों ने और क्या आरोप लगाए? When a Boeing plane lost a door in mid-flight several weeks ago, nobody questioned the decision to ground a fleet of over 700 planes. So why aren't we taking the same type of decisive action on the danger of these platforms when we know these kids are dying? There's no commission to go to that can punish you. There's not one law in the book because you oppose everything we do, and you can't be sued. That has to stop, folks. How do you expect the people in the audience to believe that we're going to help their families if we don't have some system or a combination of systems to hold these people accountable? Your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them, you here. You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg. सुनवाई के दौरान क्रिस्टन ब्राइड ने भी बयान दर्ज कराया। उनके बेटे कार्सन ने ऑनलाइन हरासमेंट की वजह से अपनी जान ले ली थी। I lost my son to suicide after he was viciously cyberbullied over an anonymous app, YOLO, that was integrated into Snapchat. Anonymous apps have always led to cyberbullying and suicide. And I think we're going to see more of the same today, more of the pledges that safety is the greatest concern to these CEOs, when in reality, when you look at their actions, it's not. It's about profit, it's about eyes on screens. And that needs to change with the Kids Online Safety Act. We're looking for accountability from these social media companies to actually follow through with what they say that they're going to do. We're going to hear a lot of promises today, and we also see broken promises at the end. टेक कंपनियों ने क्या कहा? पहले जकरबर्ग का पक्ष सुनते हैं। Overall, teens tell us that this is a positive part of their lives. But some face challenges online, so we work hard to provide parents and teens support and controls to reduce potential harms. Keeping young people safe online has been a challenge since the internet began. And as criminals evolve their tactics, we have to evolve our defenses too. X की CEO क्या बोली? X believes that the freedom of speech and platform safety can and must coexist. We agree that now is the time to act with urgency. Thank you. TikTok ने क्या दावा किया? As a father of 3 young children myself, I know that the issues that we're discussing today are horrific and the nightmare of every parent. Snap का दावा भी सुनिए। Even with our strict privacy settings, content moderation efforts, proactive detection, and law enforcement collaboration, bad things can still happen when people use online services. Discord ने क्या कहा? Discord has a special responsibility to do that because a lot of our users are young people. More than 60% of our active users are between the ages of 13 and 24.
अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने कानूनी पक्ष समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील प्राची प्रताप से संपर्क किया। पूछा, अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका में बरसों से ऑपरेट कर रही, वे ऑनलाइन सेफ्टी का दावा भी करती हैं मगर उनको पूरा नहीं कर पाई हैं। सेनेट में 31 जनवरी को हुई सुनवाई इसका एक बड़ा सबूत है। सोशल मीडिया कंपनियां कहां चूक कर रही हैं और अमेरिका में ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर क्या कानून है। यूएस सर्जन जनरल थे, उन्होंने बोला था डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कि सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग बच्चों की मेंटल हेल्थ। तो उनका इस वजह से कुछ केसेस फाइल हुए। उसके अलावा ओहायो में एक न्यू लॉ पास हुआ था जिसमें कि 13 इयर्स के अंडर के बच्चे अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए होगा। तो इसके बाद जो एक कंसोर्टियम था, कुछ कंपनीज थी जो एक लॉ फर्म के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये सही लॉ नहीं है, जबकि उनसे कंसल्ट करके पास किया था। एनीवे, इसके बाद इंटीग्रेट होके बहुत सारे केसेस साथ में आए जिसकी सुनवाई कल हुई। अब यूएस में सोशल मीडिया कंपनीज का जो है सेफ्टी को लेके जो लॉज है वो फेडरल अलग है, स्टेट के अलग हैं। फिर अभी कुछ न्यू लॉज भी आए हैं जिसको अलग अलग स्टेट में आए हैं और उसका जुरिस्डिक्शन पूरा नहीं बनता। जैसे कि एक पैचवर्क टाइप का सिस्टम है कि यहाँ पे फेडरल लॉ ये है मगर स्टेट में उनको उस पे लागू नहीं होगा। स्टेट के लॉ से उनको प्रोटेक्शन हो जा रहा है या स्टेट में कुछ लॉ है और उनको फेडरल लॉ से प्रोटेक्शन हो जा रहा है। ऐसा इंडिया में नहीं देखा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ अगर आईपीसी की एक धारा है या भारतीय न्याय संहिता की धारा है तो वो ही लागू होगी। तो उस तरह से देखा जाए तो जो अभी केस चल रहा है उससे वी आर होपिंग कि कुछ नया निकल के आए सामने, विच विल बी नॉट एग्जैक्टली लॉ नहीं होगा मगर एक प्रेसिडेंट हो जाएगा जिसके बेसिस पे कुछ चेंजेस आएंगे। और जो आपने दूसरा पूछा था सेफ्टी को लेके, जो ऑनलाइन सेफ्टी को लेके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है, 36 मिलियन लोगों तक पहुंचे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह के केसेस, जिसकी वजह से ये सुनवाई ज्यादा आई, विच वॉज वन ऑफ द चीफ रीजंस इस सुनवाई का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू जो इस वक्त चल रहा है वो है विमेन का, तो सेकेंडरी हो गया है, बच्चों को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके, उनकी मेंटल हेल्थ को लेके मेजर इश्यूज आ गए हैं ऑनलाइन सेफ्टी में, इंडिया में, यूएस में, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर अपराधी और विक्टिम अलग अलग देश के हों, वैसी स्थिति में क्या होता है? इंटरनेशनल लॉज में यूके में अभी लॉ आया है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, बट अगेन इम्प्लीमेंटेशन का एक इशू आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो होता है ज्यूरिसडिक्शन का, कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ का बनेगा। कि मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ है यूएस में और अगर इंडियन कोई उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे कि उसका जुरिस्डिक्शन या हमारे जो लॉज हैं वो उसको कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसको वहां पे अब अपना रूल कर सकते हैं, हम यहाँ से किसी को एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था बुदापेस्ट कन्वेंशन जो आया था साइबर क्राइम का। उसमें ये कहा गया था कि डिफरेंट कंट्रीज को मिल के एक साथ साइबर क्राइम को निपटाना होगा, मगर फॉर कंट्रीज को साथ में आके उनकी ट्रीटीज होनी चाहिए, उनके अग्रीमेंट साइन होने चाहिए, जो बहुत सी कंट्रीज के बीच में नहीं है। इवन इंडिया और यूएस के बीच में भी अभी ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं है जहाँ पे कि एविडेंस के लिए अगर कोई क्राइम हो रहा है और उसका एविडेंस, मान लीजिए व्हाट्सएप के इतने होते हैं इश्यूज जिसमें कि एविडेंस यूएस में है, तो हमारा अभी उनसे पूरा अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है जिससे कि हम वहां का डेटा मंगवा सकें। फिर एक होती है इफेक्ट्स डॉक्ट्रिन। इफेक्ट्स डॉक्ट्रिन सीआरपीसी में जो चेंज हो गया है, बट नाम चेंज हुआ है, डॉक्ट्रिन नहीं चेंज हुई। उसमें होता है कि ज्यूरिसडिक्शन अगेन, कि मान लीजिए एक क्राइम इंडिया से बाहर हुआ मगर उसमें इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन कैसे बन रहा है, मान लीजिए वो किसी शिप पे हुआ, एयरक्राफ्ट में हुआ जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का बनेगा। इंडियन नेशनल है, ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का बनेगा। और उसमें एक चीज और ऐड की गई है, वो है कि मान लीजिए कंप्यूटर है या कोई गैजेट है जो इंडिया का माना जाएगा तो उसका ज्यूरिसडिक्शन इंडिया का बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू जो हर क्राइम में होता है कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ का है, जो नॉट ओनली साइबर क्राइम रिलेटेड, बट आज भी न्यूज में देखा होगा कि बार बार ये होता है कि ज्यूरिसडिक्शन किधर का बन रहा है, उसके बाद ही आगे का तय किया जाएगा। फिर इंटरपोल ऑफ कोर्स
इज हेल्पिंग। बहुत से ऐसे केसेस है जिसमें कि अगर किसी कंट्री से ट्रीटी नहीं साइन है तो इंटरपोल के थ्रू आप जा रहे हैं। देन नेशनैलिटी कहाँ की है? पैसिव नेशनैलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जुरिस्डिक्शन विक्टिम का नेशनैलिटी कहाँ की होगी, उसके में पैसिव नेशनैलिटी। फिर एक कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल होता है कि जो सोवरेन है उसको उसके एक्ट को पनिश कहाँ करेंगे, जहां पे भी विक्टिम गवर्नमेंट का है बंदा या गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो उसमें जो क्राइम होता है उसका पूरा प्रोसेस ही अलग हो जाएगा एज कंपेयर टू एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है। ऐसा आपने अभी बहुत से ऐसे केस है, पेगासस में भी ऐसा देखा गया था। तो ये तो हम बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर अगर छोटा मुद्दा देखें जो वैसे छोटा तो नहीं कहेंगे, मगर जो बेसिक साइबर सेफ्टी है उसमें जुरिस्डिक्शन की बात आती है। तो उसमें आप डायरेक्टली बड़ी कंपनीज को तुरंत नहीं सू कर सकते हैं, बट हम अपने यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन इंडिया में। अगर भारत में किसी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का हरासमेंट होता है तो उनके पास क्या रेमेडीज हैं? भारत का कानून ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर कितना सजग है, कितना अपडेटेड है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुलिस कंप्लेन, राइट। डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पे भी आप बोल सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव था, स्पेशली 2020 में जब कोविड आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या उससे थोड़ा सा पहले हम लोगों को बहुत सारी एबिलिटी दे दी थी कंप्लेन रजिस्टर करने की। डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आप ईमेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेन भेज सकते हैं पुलिस स्टेशन को, आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो मुद्दा है इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर सेम जो आपने केस बोला है उसकी तरह और भी बहुत से केसेस आए। एक बीच में चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जिसमें कि एक लिंक भेज दिया जाता था। However, वन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि हमारे देश में साइबर क्राइम के विक्टिम्स सबसे ज्यादा 3 हैं। पहली रही विमेन, जिनके लिए लॉ अमेंड किया गया है, और दूसरे रहे बच्चे जो 2020 कोविड के वक्त से ज्यादा इफेक्ट होने लगे, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत सारी चीजों से। एंड जो थर्ड विक्टिम आए हैं जिसपे अभी गवर्नमेंट इतना एक्शन नहीं ली है क्योंकि ये एक नई वेव कहिए चली है, वो है सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स बहुत विक्टिमाइज हो रहे हैं साइबर क्राइम के, उनकी कंप्लेंट्स अब आना ज्यादा शुरू हो गई हैं, और वो हुआ ये है कि अब हर कोई डिपेंडेंट हो गया है इंटरनेट पे, यूपीआई पेमेंट पे। सबके बच्चे अपने पेरेंट्स को फोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग भी यूज कर रहे हैं, वो अपने बच्चों से कनेक्ट होना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, उनके आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहे हैं, उनके आधार कभी कोई मांग लेता है, कभी कोई उनकी यूपीआई करवा देता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स की भी परेशानियां सुने इस वक्त तो बहुत बहुत ज्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे 2 से 5 साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इसके लिए शायद कुछ अमेंडमेंट्स आए आगे। However, फिलहाल के लिए ये हमारे कवर्ड हो रखे हैं करंट जो अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं उसमें। जैसे कि आप देखें तो 354A और 354D है, तो अब चेंज हो गए हैं उनके नंबर्स, बट द एक्ट रिमेन सेम कि अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है या आपको कोई अब्यूजिव वर्ड बोल रहा है या सेक्सुअली हरासिंग वर्ड बोल रहा है, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं। एंड जब साइबर क्राइम की आप बात करें या साइबर सेफ्टी, फॉरगेट क्राइम, हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो बहुत से एक्ट्स हैं जो साथ में आते हैं। पहला आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें 66A है जो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम। ये बाद में आईपीसी को हेल्प करने के लिए आया था। फिर पॉक्सो एक्ट, तो जो भी चिल्ड्रन से रिलेटेड है कंटेंट, जो भी आ रहा है, एक्सप्लॉइटेशन, अब्यूज, ट्रैफिकिंग, ये सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ भी है जिसमें कि बाद में हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सारे कवर हो गए। तो इस तरह से मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इंडिया का जो साइबर लॉ है काफी स्ट्रिक्ट है, बिकॉज उसमें ये नहीं बोला गया है कि आप इस जगह का जुरिस्डिक्शन अलग है, उस जगह का। इंडियन वुमेन को तो 0 FIR भी दे रखा है, तो हम कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट, बहुत तरह की ऐसी होती है। इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव है एज फार एज साइबर लॉज आर कंसर्न्ड, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, वो कैसे पुलिस के पास जाएं, वो कैसे कंप्लेन करें। जब उनको कोई हरास करता है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लेन कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लेन करना जरूरी उतना नहीं है जितना जरूरी है अपने पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? पेरेंट्स के लेवल पर
और सरकार के लेवल पर भी। आई फील इट इज वेरी इम्पोर्टेंट बच्चों को बताना। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप होना चाहिए बच्चों को फोन देने से पहले कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हरासमेंट, बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो कहीं जाएंगे मॉल में, वो अपनी लोकेशन टैग कर देंगे, वो ये नहीं जानते कि किडनैपिंग हो सकती है, अबडक्शन हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें जो हो सकती है, हरासमेंट हो सकता है, रेप हो सकता है, होता है टैग करने से। लोकेशन टैगिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग। मगर बच्चों को इन सब ना, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या बुरा हो सकता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जो फोटो पेस्ट कर रहे हैं, अब एआई के इतने डीप फेक इश्यूज आ गए हैं, उनको ये नहीं पता कि वो किस किस तरह से फंस सकते हैं, उन ऑनलाइन उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो साइबर बुलिंग कब कर रहे हैं या उनके साथ साइबर बुलिंग कब हो रही है, कब उनके दोस्त उनको हरास कर रहे हैं, कब वो पीयर प्रेशर में सेक्सटिंग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं। एज अ मदर आई पर्सनली फील कि स्कूल्स को इस पे वर्कशॉप्स कंडक्ट करानी चाहिए। पहली चीज, बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है या हो सकता है, और दूसरी चीज उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो आप सुसाइड देख रहे हैं कि पढ़ाई के प्रेशर से हो रहा है, मगर आप कुछ समय में ये भी देखेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की, वो इतनी खराब होती जाएगी साइबर बुलिंग, साइबर पीयर प्रेशर, इन सब से, कि उससे भी सुसाइड केसेस होंगे। सेकेंडली, अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में होने लगी है, जो पहले नहीं हो रही थी, ये यूएस से आई है इंडिया में, वो है स्नैपचैट, व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स सप्लाई होना। एंड वैसे सोशल मीडिया तो एडिक्टिव है ही है, मगर ये एडिक्टिव ड्रग्स भी अब इनके थ्रू बेचे जा रहे हैं इंडिया में। और पेरेंट्स को इस पे लगाम रखना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे बात करें। हर चीज पता होना जरूरी नहीं है, मगर बच्चों का पासवर्ड पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फैमिली के रूल्स होने चाहिए, और जो बाकी अपने कानून है वो बच्चों को पता होने चाहिए। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।